नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप इस भारतवर्ष को इसी तरह आगे लेके जाएं, इसी आशा के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत से क्वेश्चन हैं, बहुत से साथियों के, और बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो लास्ट तक वीडियो देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जिसको लगभग मैं कहूँ तो 100% लोग गलत तरीके से समझ रहे हैं। आप देख सकते हैं, सर मैं अभी राजस्थान पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अभी मेरे 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो रीट भर्ती में गवर्नमेंट कर्मचारी का कौन सा ऑप्शन भरना है, क्योंकि वहाँ पर केवल स्थायी कर्मचारी ऑप्शन आ रहा है। अब स्थायी और अस्थायी पर असमंजस है बहुत से साथियों में। आपको मैं बता दूं, प्रोबेशन और स्थायी अस्थायी अलग चीज़ है। प्रोबेशन का मतलब होता है परीक्षा काल। जो कर्मचारी डायरेक्ट भर्ती द्वारा या परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन होता है एज ए गवर्नमेंट कर्मचारी, वो सब स्थायी होते हैं। सभी क्या होते हैं? स्थायी। अस्थायी के अंदर वो कर्मचारी आते हैं जो संविदा पर है, जिसको किसी टाइम बाउंड के तहत लिया गया है। हाँ, कई बार संविदा कर्मियों को लिया जाता है और बाद में उनको स्थायी कर दिया जाता है, जैसे राजस्थान में पैरा टीचर हुए, प्रबोधक हुए, वो कुछ टाइम के लिए अस्थायी थे लेकिन बाद में उनको स्थायी कर दिया गया। तो प्रोबेशन अस्थायी में नहीं आता है, प्रोबेशन का मतलब स्थायी है। अगर आप किसी भी कर्म, जैसे आप ये पुलिस में हैं, कई साथियों के ये भी आते हैं, सर मैं टीचर में लगा हुआ हूँ पहले, अभी मेरा परीक्षा काल पूर्ण नहीं हुआ है, तो क्या मैं स्थायी बनूँ? सभी स्थायी हैं। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है, साहब एनओसी मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं? तो एनओसी आपके पास लेने के 2 ही फायदे। एनओसी लेने के फायदे क्या हैं और एनओसी नहीं लेने के नुकसान क्या है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। एनओसी से आपको जो पुरानी जॉब है, जो आप जॉब छोड़ के आ रहे हैं, उस जॉब का लाभ मिल जाता है। वो उसी कंडीशन में मिलता है अगर आपने प्रोबेशन पूरा कर लिया है। अगर आपने प्रोबेशन आपका पूरा नहीं किया है तो एनओसी लो चाहे मत लो, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अब लेते हैं और आपका प्रोबेशन कंप्लीट हुआ है तो क्या फ़ायदा होता है? जैसे कोई कर्मचारी, जैसे अब आप L10 की किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे आप शिक्षक भर्ती के लिए, और कोई अभ्यर्थी L8 में लगा हुआ है, जैसे LDC लगा हुआ है, और उसका प्रोबेशन पूरा हो गया और उसको अब 25,000 रुपये प्रति मंथ मिल रहे हैं। तो जब आप एनओसी लेके उस जॉब को छोड़ोगे और इस L10 की जॉब को ज्वाइन करोगे तो आपको 25,000 रुपये पर मंथ ही मिलेंगे L10 वाली। कब तक? 2 महीने, 2 साल, जब तक प्रोबेशन चलेगा आपका। उसके बाद जैसे ही प्रोबेशन कंप्लीट होगा तो L10 में आप आ जाओगे। ये फ़ायदा है। अगर एनओसी नहीं लेते हो तो आपको फिर L10 का जो बेसिक होता है प्रोबेशन में 21,330 वो मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ 21,330, एक तरफ 25,000। ये होता है एनओसी का फ़ायदा। हाँ, अगर आप प्रोबेशन में हैं पुरानी वाली जॉब में, फिर इस एनओसी का फ़ायदा नहीं मिलता है, फिर आपको रिजाइन ही माना जाता है। अब कई साथियों के दूसरा क्वेश्चन है, साहब अगर हम रिजाइन देते हैं तो क्या हमें किसी प्रकार का नुकसान है? बिल्कुल नहीं है। रिजाइन देने से और एनओसी लेने में इतना ही फ़र्क है, अगर आप रिजाइन देते हैं तो आपकी जो नई जॉब है वो 0 से शुरू होती है, उसका प्रोबेशन आपको करना पड़ता है, और आपके जो प्रान नंबर जारी हुए हैं, जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है, वो सब ट्रांसफ़र हो जाती है। रिजाइन में भी ट्रांसफ़र होती है और एनओसी में भी ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि वो तो आपका पैसा है ना, आपने प्रान नंबर में डाले हैं जो भी पैसे, वो आपके हैं, और आपकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो आपकी है, तो वो तो ट्रांसफ़र होगी एनओसी में भी और रिजाइन में भी। तो समझ में आ गया होगा आपको स्थायी और अस्थायी, रिजाइन और एनओसी में क्या फ़र्क है। एक साथियों का, क्या सेम पोस्ट के लिए एनओसी मिल जाती है? नहीं मिलती है। हाँ, कोर्ट के थ्रू आप ऑर्डर करवा सकते हैं, पुराने समय में होते आए हैं, लेकिन वर्तमान में गवर्नमेंट ने नियमों में चेंज कर दिया है, तो उसकी वजह से एनओसी नहीं मिलती है। न ही जिला शिक्षा अधिकारी या अन्य जो भी डिपार्टमेंट हेड हैं वो एनओसी सेम पोस्ट के लिए नहीं देते हैं। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ। एक साथी हैं जो कहते हैं, मेरे एक साथी जो वर्तमान में अध्यापक L1 पोस्ट पर कार्यरत है, उनका दिल्ली में चयन हो गया है, इस पोस्ट को किस प्रकार छोड़ सकते हैं? किसी भी प्रकार छोड़ सकते हैं आप, रिजाइन देकर भी। एनओसी का यहाँ पर अलग
डिस्ट्रिक्ट है तो फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। हाँ, एनओसी आप ले सकते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं मिलेगा, और उससे आपके जो पैसे प्लान में जो जमा हुए हैं वो आपको रिजाइन में भी मिल जाएंगे और एनओसी में मिल जाएंगे। दूसरा, यदि किसी कारणवश दिल्ली वाली जॉब पसंद नहीं आए तो वापस आने का तरीका कोई तरीका नहीं है दोस्त। एक राज्य की जो जॉबें हैं या जो यूपीएससी है, जो मतलब केंद्र सरकार के लेवल की जॉब है, उनमें फ़ायदा मिलता है, या राजस्थान की, और वो भी उसी कंडीशन में अगर दूसरी जो जॉब आप ग्रहण कर रहे हैं, यानी पहले अगर आप अध्यापक L1 हैं और उसके बाद आप RAS IAS बड़ी पोस्ट से वापस छोटी पोस्ट की तरफ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन छोटी पोस्ट से बड़ी पोस्ट की ओर आप दोबारा नहीं आ सकते। तो ये था आज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं। सर EWS वालों को पहले जनरल फिल करना है क्या, बाद में EWS करना है क्या? दोस्तों मैं आपको बता दूं EWS क्या है। EWS एक इनकम के आधार पर बनाई गई श्रेणी है। EWS में सभी जाति विशेष के लोग फॉर्म भर सकते हैं, EWS में आ सकते हैं, लेकिन वो उनको सेलेक्ट करना है कि जैसे कोई SC का है, ST का है, OBC का है, उनको एक श्रेणी का ही लाभ मिलेगा। या तो वो EWS ले सकते हैं या SC ST या OBC ले सकते हैं। अब आपको सेलेक्ट करना है भी आपको कौन सी श्रेणी लेनी। जाहिर सी बात है SC ST वाले EWS कभी नहीं लेंगे क्योंकि उनकी कट ऑफ EWS से कम रहती है। हाँ, OBC के कैंडिडेट कई बार कन्फ्यूजन में रहते हैं क्योंकि कई एग्जाम में देखा गया है कि OBC की ज़्यादा जाती है, EWS की कम रहती है। तो OBC का वो कैंडिडेट जिसकी सालाना आय 8 लाख से कम है वो EWS बनवा सकता है। तो आपको पहले तो अपनी जाति ही भरनी है, चाहे आप जनरल OBC SC ST के हैं, उसके बाद EWS को सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन एक महानुभव का है। कल के एक वीडियो में वो कहते हैं कि तेरी शक्ल का कोई मन नहीं है देखने का। इनके संस्कार आप देख सकते हैं, इनके माँ बाप के संस्कार इनके झलक रहे हैं, और हो सकता है अच्छे माँ बापों की बिगड़ी औलाद भी हो सकती है ये। ऐसे वीडियो डाल दिया कर, मतलब वीडियो तो चाहिए लेकिन हमारी शक्ल देखना पसंद नहीं है। तो साहब किसने आपको पीले चावल दिए हैं, किसने आपको ग्रीटिंग कार्ड न्योता भेजा है भी आप हमारी वीडियो देखिए? आपको नहीं ज़रूरत है आप ब्लॉक कीजिए, लेकिन मैं ब्लॉक नहीं करता क्योंकि जिनकी जलती है उनको जलने दो। सरसों के तेल या किसी और के तेल से गुलगुले होंगे भाई, जो चीज़ आपकी जल रही है उससे नहीं बनेंगे। अगला क्वेश्चन, रीट 2018 की आज की सुनवाई पे क्या हुआ, इसके लिए अलग से वीडियो मैंने डाल दिया है। एक साथी हैं जो कह रहे हैं हमारे दो डाउट हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से जारी कौन सा EWS होता है, हमें तो SDM बनाया। तो ये सही है, SDM ही तो बनाता है। आय प्रमाण पत्र EWS वालों को बनाना है क्या? हाँ बिल्कुल, आपका जब EWS बना होगा तो आपको आय का प्रमाण पत्र लगा होगा, वो ही वैलिड है, अलग से कोई प्रकार का बनाने का जरूरत नहीं है आपको। और जो कई दूसरे भी कैटेगरी के लोग पूछते हैं भी बनाना है क्या, हाँ ज़रूर बना के रखिए, क्योंकि OBC को इसलिए आय प्रमाण पत्र चाहिए कि वो कहीं क्रीम लेयर में तो नहीं आ रहे, और SC ST को ज़रूरत नहीं है। और जो 2.5 लाख से कम आय फिल करते हैं उनको भी आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। एक दक्षा सिंह जी पूछ रहे हैं, सर मैं मैरिड हूँ और मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी और मेरे ससुराल का TS में मूल निवास बनाया है, तो आपका बन गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और सर 1.5 गुने कैंडिडेट की आनी चाहिए जिससे पोस्ट वैकेंट नहीं रहे। 16 की बात कर रहे हैं ये, 16 की अभी कोई लिस्ट नहीं आ रही है। ये महात्मा गांधी जो जॉइंट टीचर है उनके, क्या महात्मा गांधी स्कूल में ऑनलाइन करने से कोई प्रॉब्लम, ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन करने से कोई दिक्कत हो सकती है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइनिंग होनी चाहिए आपकी, चाहे वो ऑफलाइन होती है चाहे वो ऑनलाइन होती है। अगला क्वेश्चन, सर अगर कोई कैंडिडेट OBC से है और वो जनरल कैटेगरी फाइट करता है तो क्या उसे एक डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के अलावा और भी मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं साहब। अब आपकी कैटेगरी, जैसे आपकी OBC है और आपकी सीटें मान लो उस ज़िले में 5 है और आपसे ज़्यादा मार्क वाले वहाँ 5 से ज़्यादा कैंडिडेट मिल जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा वो ज़िला। तो डिपेंड करता है आपके नंबर से ज़्यादा वाले कितने कैंडिडेट हैं आपकी कैटेगरी के और वहाँ सीटें कितनी हैं, ये प्रेफर करेगा कि आपको वो ज़िला मिलेगा
या नहीं मिलेगा। एक महिला अभ्यर्थी पूछ रहे हैं सर आय प्रमाण पत्र की बनवाना पड़ेगा क्या, और बनवाना है तो किससे? अगर कोई मैरिड महिला है तो आय प्रमाण पत्र मुख्य रूप से पिता का होता है। हाँ, अगर शादी हो गई है तो आप अपने हस्बैंड का भी बनवाएं, क्योंकि दोनों की आय जिस आप कैटेगरी जो भी आपकी डिसाइड होगी वो दोनों की आय से होगी। जैसे आप किसी ओबीसी कैटेगरी के हैं तो ओबीसी के लिए आपके हस्बैंड और आपके पिता की दोनों की आय इतने नहीं होने चाहिए भी आप क्रीमिलेयर में आ जाएं। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही नियम लागू होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है सर बोनस वाली याचिकाकर्ता के लिए। तो बोनस के लिए तो अब जिस स्टेज पे भर्ती है उसके अकॉर्डिंग ओनली याचिकाकर्ता को लाभ मिलेगा, अगर लाभ मिलता है तो। अगला क्वेश्चन है सर अध्यापक लेवल फर्स्ट का फॉर्म भरते वक्त 12 के विषय समूह में क्या भरेगा? आर्ट, साइंस, कॉमर्स या जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जो आपके सब्जेक्ट हैं वो भरे जाएंगे। और इसके अलावा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सबसे बढ़िया, बोर्ड की गलतियों के कारण अभ्यर्थियों को हो रही है परेशानी। रीट के प्रमाण पत्र में टीचिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में सोशल स्टडीज में अदर लिखा आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भरिए, सबकी यही लिखा आ रहा है तो आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? ये बोर्ड का काम है। और अगर सिर्फ आपके ही आ रहा है औरों के SST आ रहा है तो दिक्कत होती है। अभी तक मेरे को कोई कैंडिडेट नहीं मिला है जिनके SST आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप SST से फॉर्म भरिए, ये बोर्ड का काम है। बोर्ड अपने आप अपने स्तर पर इस चीज़ को सुलझेगा। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी कहीं दिक्कत आती है तो आप उनसे टाइम भी मांग सकते हैं, साहब ये तो बोर्ड की गलती है, उन्होंने प्रमाण पत्र ही ऐसे जारी किया सभी अभ्यर्थियों का, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन, एक अभ्यर्थी के रीट सब्जेक्ट में इंग्लिश भाषा की जगह अदर लिखा हुआ आ रहा है, ये गलत है भाई। इसके लिए आप बोर्ड से संपर्क करें और जो भी फॉर्म एडिट, अब कईयों के रीट प्रमाण पत्र के अंदर भाषा गलत भरी जा रही है, कईयों के नाम में, पिता के नाम में, हस्बैंड के नाम में मिस्टेक है, तो बोर्ड ने स्पष्ट कहा है आप हमारे जो रीट कार्यालय है अजमेर के अंदर वहाँ संपर्क कीजिए, आपका जो प्रमाण पत्र है वो दोबारा जारी कर दिया जाएगा एडिट करके। और विवाहित महिला का मूल निवास अपने पिता के वहाँ से नहीं बना पा रहे हैं, तो अभी जो निदेशालय का नया संशोधित ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पिता के नाम से कहा है। और अगर नहीं बन रहा है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अपने हस्बैंड वाला ले जाना, अगर वो मांगे तो फिर उनसे लिखित में लेके अपने तहसीलदार SDM से कह के वहाँ का बनवा लीजिए, आपको टाइम मिल जाएगा। किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ इस वजह से आपको बाहर कर दीजिए, आप एक बार एफिडेविट भी दे सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हमने चर्चा की। आपका भी कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके क्वेश्चनों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।